Hey everyone, this is Shubham Dashora, and in this video, we're going to be starting our new unit, that is immunology. Immunology. First of all, we are going to be discussing some important points regarding this unit, and then we are going to be digging up in detail. Okay? तो यार सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं. तो इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इम्यूनोलॉजी बिल्कुल सिंपल सा है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है. इम्यून सिस्टम एक कलेक्शन है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स which are responsible for providing immunity. ठीक है. तो इम्यून सिस्टम एक ग्रुप है, कलेक्शन है कुछ सेल्स और मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस का, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को. ठीक है. अब आता है क्वेश्चन कि भाई साहब ये इम्यूनिटी क्या होती है. इम्यूनिटी जो वर्ड है ना, वो एक लेटिन टर्म से आया है, इम्यूनिटास. इम्यूनिटास टर्म से आया है और इस इम्यूनिटास टर्म का मतलब होता है प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस. ठीक है. अब ये प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस बॉडी को किसके लिए चाहिए होती है? ये चाहिए होती है पैथोजन के खिलाफ, अगेंस्ट पैथोजेंस, या फिर एक्सटर्नल एजेंट्स, या फिर जिनको फॉरेन पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये तीनों वर्ड जो है या टर्म जो है, इनको क्लियर करना चाहिए सबसे पहले कि इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम एक कलेक्शन है, ग्रुप है सेल्स और मॉलिक्यूल्स का, जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है इम्यून सिस्टम. ठीक है. जनरेट्स इम्यून सिस्टम. ठीक है. तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होता है प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट्स. अच्छा, अब हम लोग एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी. एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहली वैक्सीन जो है वो कहाँ पर कैसे डिस्कवर हुई थी. तो एक छोटी सी हिस्ट्री है, एक अच्छी सी स्टोरी है इसके पीछे. सबसे पहला जो वैक्सीन है ना, वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था. एडवर्ड जेनर. इसके पीछे की स्टोरी कि इन्होंने ना ऑब्जर्वेशन किया था कि इनके यहाँ पे जो मिल्क मेड है उसको, वो काउपॉक्स डिजीज, एक काउपॉक्स डिजीज है, उससे वो रिकवर कर चुकी थी. और उनके टाइम पे वहाँ पर स्मॉल पॉक्स नाम की एक डिजीज बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फेक्शन फैला रही थी. तो उन्होंने देखा कि यार जो जो भी उनके यहाँ पे मिल्क मेड जो काउ पॉक्स से रिकवर कर चुकी थी, उसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हो रही थी अब. तो उन्होंने क्या किया कि काउ पॉक्स के सोर से कुछ पस्ट्यूल्स को आइसोलेट किया और इसको ट्रांसफर कर दिया एक यंग बॉय के अंदर जो कि हेल्दी था. ठीक है. इस बॉय का नाम फिलिप था. और फिर उन्होंने इस बॉय को ऑब्जर्व किया कुछ टाइम के लिए. तो उन्होंने देखा कि यार इस बॉय के अंदर आगे जो है ना डिजीज के प्रोग्रेसिव सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे इसके अंदर. तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि इस बॉय के अंदर कुछ ऐसी चीज डेवलप हो चुकी है जिसके कारण अब इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, स्मॉल पॉक्स की डिजीज का इन्फेक्शन नहीं हो रहा है अब इसके अंदर. और फिर इसके बाद ही कुछ सालों के अंदर जो है वैक्सीन टर्म दे दी गई और वैक्सीन जो है सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए डिस्कवर की गई. तो इसलिए एडवर्ड जेनर को क्रेडिट दिया जाता है इसका, कि क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन एंड अगेंस्ट व्हाट डिजीज. तो एडवर्ड जेनर अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं जो कि आगे हमको इम्यूनोलॉजी में काम आने वाली है. ठीक है. तो सबसे पहली टर्म एंटीजन क्या होता है.
एंटीजन ना कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल या ऐसा एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है जो कि बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे, दैट जनरेट्स एन इम्यून रेस्पॉन्स। अब ये थोड़ा अजीब लगा है क्योंकि एंटीजन तो चाहेगा नहीं कि मैं जिस होस्ट के अंदर जा रहा हूँ वो मेरे खिलाफ ही एक्शन ले, फिर भी हम लोग इसको इसलिए इस तरह से रिलेट करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई साहब हमको तो चाहिए ना प्रोटेक्शन एंटीजन के खिलाफ। तो हमने उस पार्टिकल को ऐसे ही कैटेगराइज कर दिया कि भाई साहब अगर इसके बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो ये पार्टिकल हमारी बॉडी का नहीं है, ये फॉरेन पार्टिकल है इसलिए इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है और ये इसको हटाना पड़ेगा अब। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि जो भी पार्टिकल अगर बॉडी में एंटर कर रहा है और उसने इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट किया है, इसका मतलब वो नॉन सेल्फ पार्टिकल है, वो एक्सटर्नल एजेंट है, तो उसको किल करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंड टर्म एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी जो है कुछ प्रोटीन्स है, सेल नहीं है, ये प्रोटीन्स है जो कि सिक्रीट की जाते हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा। लिम्फोसाइट सेल है, मेन बात करूँ तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा सिक्रीट की जाती है और ये एंटीजन को किल करने का काम करती है, या फिर एंटीजन को डिस्ट्रॉय या किल द पैथोजन, किल द पैथोजन। ठीक है, अब एंटीबॉडी जो है वो 5 टाइप्स की होती है। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसलिए जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो IG लिखते हैं, सिंपल। तो IgA, IgA, IgB, IgM, IgG और IgE। ठीक है, तो ऐसा 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। तो इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसका ना वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, वाई ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी के लिए एक ब्रीफ आइडिया है। थर्ड जो टर्म आती है वो आती है कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी ना बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ पर्टिकुलर एजेंट्स या फिर जैसे कि मोल्ड्स हो गया, माइट्स, डस्ट पार्टिकल्स या फिर पॉलन्स, इनकी एंट्री जब हो जाती है बॉडी के अंदर तो इनके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होती है और उसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एलर्जी। ये जो पार्टिकल्स जो कि एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है इनको हम बोलते हैं एलर्जेंस या एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, अब इस इम्यूनिटी के अंदर जो एंटीबॉडी काम में आ रही होती है उसको हम लोग IgE के नाम से जानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक रेस्पॉन्स के केस में कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है, तो उसका आंसर होगा IgE एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स हो सकते हैं इचिंग, स्नीजिंग, रेडनिंग ऑफ आई, एटसेट्रा। ठीक है, तो एलर्जी के बारे में पता होना चाहिए हमको। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है कि हेप्टेन क्या होता है। ये टर्म शायद हमारे लिए थोड़ी सी नई है। हेप्टेन ना एक वीक एंटीजन है, वीक एंटीजन। ऐसा एंटीजन जो बॉडी में एंटर तो कर जाता है पर किसी भी सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाता, इसको इट नीड्स अ कैरियर,
it needs a carrier to enter the cell. अगर इसको वो कैरियर मिल गया तो फिर ये सेल के अंदर एंटर करके इन्फेक्शन शो कर देगा, बट अगर इसको कैरियर नहीं मिला तो क्योंकि ये वीक एंटीजन है तो ये इन्फेक्शन शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा शायद आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि वीक एंटीजन को हेप्टेन नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग 3 टर्म्स पढ़ते हैं, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन। इन तीनों टर्म्स में काफ़ी छोटा सा डिफरेंस है, पर इन तीनों टर्म्स के बीच में क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो साइटोकाइंस क्या होता है? साइटोकाइन सबसे पहले तो हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स, और ये हॉर्मोन्स सेल टू सेल मैसेंजर के काम आते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन करने के लिए काम आते हैं, सेल टू सेल, कम्युनिकेट फ्रॉम सेल टू सेल, कि भाई इन्फेक्शन आ चुका है तो फटाफट से इम्यून सिस्टम को रेडी करो। इंटरल्यूकिन क्या होता है? इंटरल्यूकिन ना नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है, मतलब इसको सिक्रीट नहीं किया जाता है, ये पहले से प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, डेवलपमेंट के दौरान अपने आप बन जाता है, और इस ये ना सबसेट है, मतलब ये छोटा पोर्शन है साइटोकाइंस में, सबसेट ऑफ साइटोकाइंस। मतलब इसका काम भी वही है कि ये सेल टू सेल मैसेंजर का काम करता है, सेल टू सेल मैसेंजर। अब इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स ना कुछ ग्रुप है सॉल्यूबल ग्लाइकोप्रोटीन्स का, जो कि वायरल इन्फेक्शन या वायरस के इन्फेक्शन के टाइम पे बॉडी की सेल्स अपने आप रिलीज करती है, ताकि बॉडी की बाकी जो सेल्स है उनको पता चल जाए कि भाई साहब वायरस का इन्फेक्शन है, तो हमको इम्यूनिटी कैसे प्रिपेयर करनी है उससे लड़ने के लिए। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन और साइटोकाइंस तीनों में डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है सीडी। सीडी क्या होता है? ये शायद हमने छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? बॉडी की ना कोई भी एक सेल, कोई भी सेल हो, उसकी सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके सेल के लिए कैटलॉग का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी कमोडिटी बाय करते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, उसके ऊपर एक कैटलॉग होता है जिससे उसकी पहचान होती है। तो वैसे ही हर सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम एक नाम देते हैं सीडी, तो उससे उस सेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एन के जो सेल्स है उसको हम लोग CD56 के नाम से जानते हैं, टी हेल्पर सेल जो है वो होती है CD4, मतलब CD4 टाइप के रिसेप्टर्स उस सेल के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो इससे बॉडी को आसानी होती है उनको आइडेंटिफाई करने की कि भाई ये सेल्फ सेल है और ये नॉन सेल्फ सेल है। ठीक है, तो ऐसे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन काम आता है, डिफरेंशिएट करने में काम आता है बॉडी की सेल्स को और नॉन सेल्स को, नॉन सेल्फ सेल। अच्छा, नेक्स्ट जो टर्म है वो होती है फैगोसाइटोसिस। अब ये टर्म हमने पढ़ी हुई है पहले भी। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। अब इसका मतलब क्या है?
इंटरनलाइजेशन मतलब होता है इंटरनलाइज करना, मतलब कि अपने अंदर ले लेना, और पर्टिकुलेट मैटर मतलब कि कोई भी छोटे पार्टिकल्स या एक्सटर्नल एजेंट। सो मान लो कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, और ये हमारे पास हमारी फेगोसाइट सेल है। फेगोसाइटोसिस फेगोसाइट सेल के द्वारा किया जाता है, और ये फेगोसाइट्स के कुछ एग्जाम्पल है जो कि है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ये वो सेल है। अब क्या करती है कि ये सेल इसके आसपास एक छोटी सी, सबसे पहले तो बाउंड्री बना लेती है, और फिर इसके आसपास एक कवरिंग बन जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। ठीक है, अब क्योंकि ये सेल है, यहाँ पर लाइसोसोम होगा हमारे पास। लाइसोसोम क्या करता है, इससे जाके अटैच हो जाता है, तो फिर जो वापस स्ट्रक्चर बनती है वो होती है फैगोलाइसोसोम। अब लाइसोसोम का काम हमको अच्छे से पता है कि ये सुसाइडल बैग है, तो ये धमाका कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा इसको, और इस तरह से जो पर्टिकुलेट मैटर है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस भी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। जो एक्सटर्नल एजेंट या पैथोजन की किलिंग जो होती है वो फैगोसाइटोसिस से ही होती है मेनली। अच्छा, अब नेक्स्ट फाइनल हम लोग एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। हाँ, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? वो इम्यूनिटी जो बॉडी में इंड्यूस करवाई जाए, इंड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एंटीजन। मतलब कि जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा और उसके रेस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी डेवलप होगी बॉडी के अंदर, वो होगी एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? तो वो इम्यूनिटी जो कि किसी भी हेल्दी या इम्यूनाइज इंडिविजुअल से हम लोग आर्टिफिशियली ट्रांसफर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लिम्फोसाइट्स और सेरम एटसेट्रा from immunized or healthy immunized individual to diseased। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अभी स्नेक बाइट, जब भी कोई भी सांप काट लेता है तो उसके पास, इसलिए हमारे पास तुरंत ही जो है एंटीबॉडीज़ या फिर लिम्फोसाइट जो प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको डायरेक्टली एंटर कर लेते हैं, मतलब एंटर करवा लेते हैं बॉडी के अंदर, इंजेक्ट करवा लेते हैं। टिटनेस के खिलाफ टिटनेस के खिलाफ भी हमारे पास जो है पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। अब ना एक छोटी सी फन स्टोरी है जो कि मेरे साथ हुई थी, तो वो शेयर करता हूँ। मैं जब छोटा था ना, शायद 7th और 8th में होगा, तो हमारे घर के सामने दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। तो उनको शायद अभी वैक्सीनेशन करवाया होगा, तो उनको काफ़ी बुखार आ रही थी और मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। तो मैंने मम्मी को बुलाया और पूछा कि मम्मा ये इनको बुखार क्यों आई? तो बोले ये हॉस्पिटल जाके आए हैं और इनको वैक्सीन मतलब टीका लगाया है, इसलिए इसको बुखार आ रही है। तो मैंने बोला ये क्या है? उसको दवाई दी है और उसको बुखार आ रही है, तो दवाई देने का मतलब क्या रहा? फिर अब मुझे समझ में आता है कि अच्छा, वो उसको वैक्सीन लगाई थी। और वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन होता है डेड और एटेन्यूएटेड पैथोजन। डेड और एटेन्यूएटेड पैथोजन। तो जब हम लोग किसी भी वैक्सीन को बॉडी में एंटर कराते हैं, तब बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स। अब हम चाह ही यही रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी शो करे, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करे, ताकि अगर ओरिजिनल में कोई भी पार्टिकल या फिर ऐसा कोई हार्मफुल एजेंट बॉडी के अंदर एंटर करे, तो मेमोरी पहले ही बॉडी को पता रहे कि अच्छा ये तो भाई साहब पहले भी आ चुके हैं, इसको आराम से मारा जा सकता है, इसको आराम से किल किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
इसलिए बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करवाते हैं हम लोग। एटेन्यूएटेड पैथोजन मतलब कि वो काफ़ी वीक है, इतना वीक है कि वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैला ही नहीं सकता। वो केवल थोड़ी दिन के लिए जो भी सिम्टम्स शो करेगा और उसके बाद आराम से हमारे पास मेमोरी सेल्स बन जाएगी और उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी बॉडी के अंदर। इसलिए I think that's all for this video. Thank you so much for watching the video. Goodbye and take care.